धन्यवाद अरोड़ा जी। आगे पीछे तो समझ में नहीं आता, आध्यात्मिकता ऐसी लगती है कि गोल गोल है, घूम के लगता है वही आते जा रहे हैं हम, कहाँ चले थे कहाँ नहीं। कभी कभी लगता है कि कुछ जो नॉलेज प्राप्त की है, कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है, जितनी जानकारी मिली है उससे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो गए जी। इस तरह का कुआं लग रहा है नॉलेज का। तो दो तीन आज प्रश्नों की जरा गहनता आई थी दिमाग में, तो बड़ी उत्सुकता हुई कि आज ही इससे बात की जाए, और आपसे आज बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक आध्यात्मिकता के सफर पे इतना समझ में आने लगा है कि हम अपने आप को जैसा समझते हैं, जो हमारा शरीर है या हमारे विचार हैं या हमारी फीलिंग्स हैं या हमारी मेमोरीज हैं, ये सब हम नहीं हैं, ये सब एक तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं। हम जो इन सब को महसूस कर रहा है या जिसकी वजह से इन सब का होना हो रहा है, वो हम हैं, जिसको हम, इसका नाम देना बड़ा मुश्किल है, पर उसको हम चेतना शब्द बोला जाता है कि वो चेतनता वो सब्जेक्ट है जिसके होने से हमारे को सारे अनुभव हो रहे हैं जीवन के, जिसके होने से हमें सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, जिसके होने से हमारे से कुछ करना हो रहा है, जो हमारे अंदर कर्ता बन के हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो सब भी, या हमारी बॉडी से एक्शन हो रहे हैं, वो सब होना भी उस चेतनता के होने से हो रहा है। अदरवाइज तो कोई कंप्यूटर है, कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, वो भी कुछ करती है, पर उसके अंदर होने का भाव नहीं होता, क्योंकि टोटली मैकेनिकल हो रहा है। पर यहाँ पे होने का भाव जो हो रहा है वो उस चेतनता की वजह से हो रहा है। तो वो सब्जेक्ट जो है असल में वो हम हैं। वो जो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव हम परसों बात कर रहे थे। जो भी ऐसा लगता है कि जो भी चीज जो नापी जा सकती है किसी भी, या जिसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। जैसे किसी भी चीज को देख सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं। उसी तरह से नॉट ओनली कि हम फिजिकल चीज, हम अपने विचार हैं, तो विचार को हम एक तरह से लिख भी सकते हैं, लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो चीज फिर ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि उन विचारों को कोई देख रहा है, उन विचारों को कोई समझ रहा है। तो इसका विचार अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, विचार को जो जान रहा है या जिसकी वजह से विचार का होना हो रहा है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह से भाव है, हमारे अंदर बहुत तरह के भाव उठते हैं, क्योंकि भाव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं। ये उदासी का भाव है, ये हमारे गम का भाव है, ये अकेलेपन का भाव है, ये खुशी का भाव है। जब हम उसको नाम देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। असली सब्जेक्ट चेतना है, चेतनता। और ये भी कहा जाता है कि जो शुद्ध चेतनता है उसके अंदर ना कोई भाव है, ना कोई विचार है, शुद्ध अवेयरनेस है, होश है, सिर्फ होश का होना है। और होश के होना ही हमारा असली होना है। हम असल में वो हैं, हम असल में वो चेतनता है जिसके ऊपर ये सारा की सारा हमारा जीवन घटित हो रहा है, जीवन की जो भी एक्टिविटी होती है घटित हो रही है। हाँ जी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जो होना है, क्या वो, और हम सबको पता है कि हम हैं, ये तो क्लियर है कि हम हैं, पर क्या वो होना महसूस करने के लिए शरीर जरूरी है? क्या बिना शरीर के भी हम अपने होने को महसूस कर सकते हैं? पहला तो सवाल ये है, क्या हमारा जब शरीर छूट जाएगा, तो क्योंकि कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम वो है जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो टिका हुआ है, तो वो होने का भाव क्या हम शरीर के छूटने के बाद भी महसूस कर पाएंगे? इसका सवाल का जवाब पहले आप ले लें, फिर अगला सवाल। मैं ये दो तीन सवाल रिपीट कर दूं? नहीं, फिर मिक्सअप हो जाएगा। पहले एक सवाल का जवाब आप ले लें। पहले बिल्टअप हो गया, बिल्टअप हो गया, बहुत सुंदर आपने कहा है। तो एक सवाल का जवाब आप पहले ले लें। आप चाह रहे हैं कि मिक्सअप हो जाए? नहीं, जैसे आपने ये, हाँ, इस सवाल का जवाब आप पहले इनसे लें। हाँ जी। इनका इधर, शरीर छूटने के बाद भी इसे हम कैसे भाई एहसास हो सकता है हमें हम आत्मा है जैसे। गुरु जी ने लिखा है एक थोड़ा सा, हाँ जी, कि आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। नहीं रहती। अच्छा। आत्मा जब भी आई है शरीरों में आई। अच्छा। आप उसको वो देखने की चीज नहीं है, जिसे कहते सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म।
एटम बम है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु है, वो ही शक्तिवान है। ठीक है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम बम बनते, कुछ बनते हैं वो सूक्ष्म से ही बनते हैं, और सूक्ष्म में ही शक्ति है। आत्मा एक परमाणु से भी सूक्ष्म, जिसे कहो, एक शक्ति है। ठीक है। बाकी तुम चाहते हो कि बिना शरीर, जब छूटे शरीर, उसके बाद हमें कुछ याद रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें होश, अपने होने की होश, होने का आभास शरीर के बिना रहता है कि नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहता, शरीर में आने नहीं रहता शरीर में। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि जो ये अगर आत्मा चेतना एक ही बात है, जिसको कुछ लोग होश भी कह देते हैं, आत्मा या चेतना अगर एक ही बात है, तो शरीर छूटने के बाद वो फिर कहाँ रहता है? होता नहीं है तो कहाँ होता है वो? आप जिस कहते हो ना, अगर मनुष्य के शरीर की आत्मा है, जैसे आम से आम, गेहूं से गेहूं, जौ से जौ, ये तो बने हुए हैं नियम प्रकृति के अंदर। जो बीज है उसका वही मतलब है। लोग कहते हैं ये मनुष्य की आत्मा जैसे पशु भी हो सकते हैं, ये सकते हैं, यहाँ ज्ञान में ये बात नहीं है, अध्यात्म में नहीं है। जो मनुष्य की आत्मा है वो मनुष्य उससे मनुष्य बनेगा। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, सुनाने मतलब है। ठीक है। इसका प्रमाण यही है कि जो बीज है, अगर आम का बीज डाला है तो आम, तो चलो ठीक है ना। हाँ। पर ये सवाल ये था अरोड़ा जी का कि क्या शरीर के बाद हम इसमें थोड़ा सा ये बात जो है ना, पहले इनका क्लैरिफिकेशन आप ले लें। जो ये बोल रहे हैं ना, पहले इनके सवाल की ओर हम मुखातिब करें कि क्या जब ये शरीर नहीं रहेगा, चलो पंछियों में, पशुओं में ये आत्मा उधर नहीं, या मनुष्य की बीज की वो बात तो अभी हम करते हैं, पर पहले ये देखें कि शरीर छूट गया, अभी चेतना है, शरीर साथ में उसको चाहिए, और मान लो शरीर छूट गया हमारा, ठीक है, तो फिर वो आत्मा कहाँ गई, कहाँ समाई? वो देखो, अब तुम कहोगे वो कहाँ गई? अभी हमारे सामने किसी के शरीर छूट रहा है, जैसे आत्मा निकलेगी उसमें, हमें पता ही नहीं। वो ऐसा जैसे कहते हो ना, देखने का विषय नहीं है, अनुभव कर सकते हो उस आत्मा को। ठीक है। और उसको इतना हिसाब किताब, जैसे आपने कहा, इतनी असंख्य शक्ति आज आपने बताया उसमें है, जैसे एक एक जड़ के अंदर मैं देखता हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। वो जो सूक्ष्म तत्व है वो पहले ही ये, अब वो चेतन है, उसको पूरी जानकारी है, मैं इस शरीर से निकल रहा हूँ। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, चेतन को अपनी जानकारी है, शरीर के बाद भी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। चेतन को अगर जानकारी है तो उसको अपना होश है शरीर में। नहीं, आपका इसका मतलब शरीर छूटने के बाद भी चेतन को अपने होने का होश है, तो है ये ठीक है आपकी बात है, क्योंकि आप ये अभी कह रहे थे कि आत्मा को अपने होने का होश नहीं रहता, आत्मा को होश रहने के लिए शरीर जरूरी है, नहीं रहता। वो दिखाई नहीं, दिखाई की बात नहीं कर रहे, अपना भाव, चेतनता का भाव रहता है कि नहीं रहता? भाव रहता है, तभी तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अगर उसको भाव ना हो, मैं कहती हूँ बच्चा हमारी मेड का और हमारा एक ही हॉस्पिटल में जैसे होते हैं, अब हम मालिक अपने को समझते हैं हम अमीर हैं, तो जो मेड है उसको थोड़ा गरीबी है, बच्चे दोनों के हो रहे हैं, और एक अमीर घर के अंदर नहीं, ये थोड़ा सा नहीं, हाँ, एक गरीब घर के अंदर। इसका मतलब है मेरी आत्मा को ये पता है कि मैंने इस टाइम किस में आना है, पीछे से मेरा कर्म, सबसे बड़ा मेरा कर्म, वो आत्मा सिर्फ कर्मों को जानती है और कुछ नहीं उसे पता। मैं थोड़ा सा दोबारा से फोकस करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज से हो गए। मैं एक मिनट दोबारा से क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि जब आत्मा में ये डिसर्नेबिलिटी है, इधर जाना है, एक मिनट इधर करिए, तो डिसर्नेबिलिटी तो उसी में होगी जिसमें होश। डिसर्नेबिलिटी मतलब डिसीजन मेकिंग। मैं आत्मा में, मेरा शरीर से आत्मा छूटी, अब उसको नेक्स्ट शरीर में प्रवेश करना है। मेरे पास हजारों शरीर अवेलेबल हैं, गर्भ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मेरी नियत है कि मैं किस में जाऊंगी, क्योंकि वो अपने कर्मों के हिसाब से फिटिंग हो जाएगी। एक मिनट अगली कर्मों के हिसाब से फिटिंग हो जाएगी मेरी, जिस शरीर में जाना है, मतलब रैंडम नहीं है शरीर की चॉइस, शरीर की चॉइस एक चॉइस है। नहीं, इस पे ये जो विषय है ना, इसको चर्चा करने योग्य है, ये चर्चा करने योग्य है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मैंने बिल्कुल आंख बंद कर ली, ध्यान में बैठे हैं, और मतलब अब मेरा ध्यान में समाधि में चले गए, हमारा बाहर के इंद्रियों से बिल्कुल मेल हट गया, बिल्कुल वो हट गया, हम एक तरह से, और शरीर का भी कोई भाव नहीं बचा, सिर्फ ये भाव बचा है कि मैं हूं,
कोई विचार नहीं आ रहा, बिल्कुल शांति हो गई, वो जो भाव बचा है होने का भाव, अब शरीर हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा प्रैक्टिकली, क्या वो भाव शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर जाए तब भी वो भाव रहेगा? होने का भाव, मैं जिंदा हूं, मैं हूं कुछ हूं, जिंदा या मैं कुछ हूं, शरीर से जिंदा नहीं, कि मैं हूं का होश बिना शरीर के रहेगा तो वो देख रहा है ये बात, तो दूसरे शरीर में कैसे जा रहा है? अगर वो रहता नहीं है, उसको होश नहीं रहता। अच्छा। कोई अपाहिज पैदा हो जाते हैं, अभी बच्चा पैदा हुआ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। आपने सबसे पहले ये बोला था कि आत्मा बिना शरीर के एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब आत्मा का जो होश है वो बिना शरीर के नहीं होता। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या अपने होने का भाव के लिए शरीर जरूरी है या बिना शरीर के भी हो सकता है? ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, इस पे विचार करना अति आवश्यक भी है। जैसे कह रहे हो शरीर जरूरी है या नहीं है होने के लिए, अपने होने का भाव की महसूस करने के लिए। हम जब बिल्कुल एकदम से शांत हो जाए, बंद कर रहे हैं, तो पता लगता है कि हैं, बस हम हैं, ये तो हमें पता है कि हम हैं। हम चाहे कुछ बोल ना रहे हो, कुछ सोच ना रहे हो, पर हम हैं ये तो हर किसी को पता है। वो होना बिना शरीर के भी महसूस होता है या नहीं होता? वो देखिए, ये अध्यात्म की लाइन है। जैसे कहते हो, कई लिखते हैं इतने साल बाद जैसे हम आए, गुरु जी ने लिखा है, आप विश्वास नहीं करोगे कि लाख साल बाद हम धरती पे आए हैं। तो इसका मतलब है आत्मा, इसका ना लाख साल तक उनको पता था अपने बारे में। हाँ, पता होगा था। अच्छा, थोड़ा सा यही मैसेज उनका था कि आत्मा को तूने जान लिया, संसार में आना या ना आना वो फिर तुम्हें ही, अब कुछ संसार का सार तो दिखा नहीं, अब आपकी थोड़ी सी हॉबी पे, इच्छा पे है, संसार में आना चाहते हो। वो कहते हैं हम आए थे सिर्फ, कृष्ण भगवान आए हैं, सबने अपना अध्यात्म ऋषियों ने मतलब सुना, लेकिन कृष्ण भगवान इतने प्योर थे, लेकिन उन्होंने माम शब्द भी प्रयोग किया है, मामीस मेरा। लोगों को आत्मा का समझ नहीं आई, लोगों ने कृष्ण भगवान को ही आत्मा मान लिया। आज सारी पूजे जाते हैं, बिल्कुल, गीता में आत्मा के तौर पे कृष्ण को जाना जाता है, कृष्ण को ही जाना जाता है। यहाँ पे आके थोड़ा सा कृष्ण जी ने अपने प्योर आत्म ज्ञान है गीता में, गीता मीन्स ज्ञान, बिल्कुल, और अध्यात्म ज्ञान है गीता में। लेकिन जब लोगों को आज तक ये नहीं समझ है कि वो मेरी आत्मा कृष्ण है, ये नहीं समझ आ रही, वो इसलिए कृष्ण की ओर उसी को मान लेते, मतलब अपने से बाहर देख रहे हैं, जबकि कृष्ण का मतलब आपके अपने आत्म से है। जब भी वो मैं बोलते हैं कि अपने आपका आत्म बोलते हैं कृष्ण जी, जिससे आकर्षित हो रहा है वो कृष्ण है। अभी इसमें है, आप मेरे से आकर्षित, मैं बोल रही हूँ बात कर, अभी ये निकल जाए तो इससे शरीर से तो आकर्षित है ही नहीं। लेकिन कृष्ण जी ने थोड़ा सा अपना लोगों की कम, जब तक ये तो एक खोज का विषय है, आपको इसकी एक अंदरूनी चाहना जगे, बुद्ध को जगी है, जैसे कोई इसको जगाने नहीं आया, उसके अंदर देख के ये अपनी चीज है, आपके अंदर अपनी एक चाहना उठे, तब आपको सारे प्रश्न का अंदर उत्तर देने वाला भी आप ही बैठी है आत्मा, किसी को पता नहीं इसमें थोड़ा सा जैसे बहन जी ने कहा, दरअसल इसमें थोड़ा विचार इसलिए करना चाहिए हमें, और कि जैसे हमने 1 लाख बार जन्म लिया, चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि भाई एक जो मनुष्य जन्म मनुष्य में ही लेता है या कैसे, क्योंकि वजह क्या है कि आज से 500 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 200 साल पहले कितनी थी, तो इतनी आत्माएं कहाँ से आई, कैसे रही और कहाँ रही, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दरअसल बात यह है कि जब भी इंसान, अगर कर्मों की बात भी साथ में इन्होंने थोड़ी सी जोड़ी, तो चाहे हम 1 लाख बार जन्म लिया, तो जब हमने सबसे पहले जन्म लिया तो उस समय हमारे कौन से कर्म थे, प्रश्न, फिर प्रश्न आ गया, प्रश्न पे फिर प्रश्न आ गए। बात यह है कि अगर आत्मा चलो पहली बार भी आई या हमारी आत्मा अनेक बार आई, कोई बात नहीं, चलो कर्मों पे आधारित है, कोई बात नहीं, कहाँ कैसे गर्भ उसको मिलता है, कोई बात नहीं, चलो इस प्रोसेस को हम जान भी लें समहाउ, पर यह आत्मा आई कैसे, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वो तो थोड़ा, तो जहां से ओरिजिनेट हुई, जहां से ओरिजिनेट हुई, क्या वहीं नहीं समा सकती, इसकी खोज की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता, बहुत सही कहा। मैं ये कि आपसे थोड़ा सा दोबारा से इसी चीज को पूछता हूँ कि क्या आपके अनुभव में कोई ऐसे हैं आपके गुरुजी या कोई जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी अपने होश में होने का आभास दिया हो, किसी तरह से मिला हो कि हाँ उनको अपने बारे में होश है, मतलब वो अपने आप को अभी भी जानते हैं? वही मैं तो कहती हूँ, लिखा है जैसे लाख साल बाद आए, इसका मतलब है उनको
पता है। अब जैसे शरीर छोड़ चुके हैं हाँ, तो अब उन्होंने कोई अपनी प्रेजेंस किसी तरह से कम्युनिकेट हुई हो या किसी और अपने प्रिय के साथ ऐसी घटना घटी हो जिससे पता चलता हो, या आपके अनुभव से क्या लगता है कि जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे उस दिन के बाद मेरे को अपना होश रहेगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? ध्यान और समाधि के माध्यम से भी कुछ इस बारे में अपना अनुभव आता हो? तब ये बोलने के औजार तो होंगे नहीं आपके पास, औजार नहीं होंगे, पर होने का भाव होगा। कैसे होगा? अगर वो होने का भाव नहीं है तो दूसरे शरीर में कैसे आई? वो तो आर्गुमेंट हो गया, डायरेक्ट अनुभव की बात कर रहा हूँ। आर्गुमेंट अगर हम नहीं करें कि वो कैसे आई, कि अनुभव को ऐसा कह सकते हैं कि हाँ इनका तात्पर्य तो फिर ये निकल रहा है सर, हाँ जी, कि जैसे अगर मान लो वो दूसरे शरीर में तभी आई कि अगर होने का भाव, अगर इसको लेके चले तो इसका मतलब आत्मा की अपनी स्वेच्छा, अपनी मर्जी और अपनी फ्रीडम है, फ्री विल है या कुछ भी है ऐसी, या उसकी इच्छा है। क्या आत्मा की भी इच्छा होती है? ऐसा क्या हम सोच सकते हैं? जी, एक तरफ तो आत्मा को, ये सवाल इसी से रिलेटेड है, एक तरफ आत्मा को बोला जाता है कि वो सिर्फ इच्छाओं को देने का धरातल देती है, पर आत्मा की अपनी इच्छा नहीं होती। आत्मा कर्ता करवाती है पर कर्तापन नहीं होता आत्मा में। आत्मा में भोक्तापन नहीं होता, सिर्फ उसका मतलब मन या वो भोक्ता वाली फीलिंग आती है, पर एक्चुअल आत्मा में कोई भोक्ता नहीं होती। यहाँ पे भी दो तरह के कंसेप्ट आते हैं। एक, जब आत्मा में हम ये मानते हैं ना वो उसमें कर्तापन है, ना भोक्तापन है, ना इच्छा है, आत्मा की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, पर आत्मा इन चीजों से मुक्त है। आत्मा में अपने आप में कोई दोष नहीं आ सकता, आत्मा शुद्ध प्योर होती है। तो फिर उसके अंदर इच्छा कैसे आ सकती है? ये बात छोड़ने वाली इच्छा कैसे? इस बात को बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध और चेतन ऐसा है और उसमें कोई इच्छा रहित है। बहुत सारे गुण उसमें बताए। साहेबबंदगी.org में अगर आप देखें, साहेबबंदगी.org में, तो उसने आत्मा के 30 गुण बताए। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने कहा। लेकिन बात यह है कि जब उसमें कोई इच्छा नहीं है तो उसका कोई कर्म भी नहीं है फिर उससे। तो जब वो बिल्कुल प्योर है, अगर कर्म आ गया तो फिर इम्प्योरिटी आ गई, तो फिर वो जन्म लेने की बात कैसे? तो फिर जन्म लेने की बात कैसे आ गई? ये भी आ गया, दो चीजें मिक्स हो गई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, चलो ये फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, फिर उसमें इच्छा कैसे आ गई? मेरा तो असर ये था कि हम इस आर्गुमेंट को ना दें, क्योंकि वो लोग अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं इसलिए होगा। शायद इसमें कोई आपके अनुभव की बात रही हो कि इच्छा का और आत्मा का होने का भाव शरीर के बाद बचता है कि नहीं बचता। इसमें कोई गारंटीड अभी ऐसे अनुभव वाली बात नहीं कह सकते हम इसको। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि आत्मा का भाव है, आत्मा का अपना होने का भाव है। मतलब इस चीज को हम शर्तिया तो नहीं अभी कह सकते, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि वो अब दूसरे जन्म में लिया है तो इच्छा से लिया हुआ, मतलब स्पेकुलेटिव बात कर रहे हैं, पढ़ी या सुनी बात कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ए रिलायबल आंसर कि आत्मा को अपना होने का होश बिना शरीर के है, इसको हम रिलायबल नहीं कह सकते। एक काम करते हैं अग्रवाल साहब, क्योंकि समय का भी अभाव है, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि इस प्रश्न को अभी पेंडिंग डालते हैं, ये सोच के कि अभी इसका उत्तर की खोज अभी बाकी है, है ना, इसके ऊपर और चर्चा की आवश्यकता है। अभी आप फिलहाल दूसरा प्रश्न करें, क्या पता उसका उत्तर मिल जाए। ठीक है, इसमें थोड़े जी आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट में अगर आप कुछ कह सकते हैं कि कर्मानुसार कुछ कर्म संचित हो जाते हैं। हाँ, वो तो बात है, कर्म थ्योरी। जो संचित कर्म है वो 2 तरह के होते हैं, प्रारब्ध, शुभ भी अशुभ भी, और उन्हीं के अनुसार पुनर्जन्म होता है। ये बात हमारे सवाल से थोड़ी अलग है, बात आपकी सही है। हमारी बात यह है कि आत्मा जब शरीर के शरीरों के बीच में है तब उसको होश है कि नहीं। एक चीज जो आपका पॉइंट है कि वो खुद इच्छा के अनुसार वो सेलेक्ट करता है। 2 पॉइंट है, एक तो खुद इच्छा, दूसरा उसको होश रहती है कि नहीं। It is not he himself, but something, some power is there, वो कंट्रोल करती है कि इसको कहाँ किधर कैसे जन्म लेना है। ये एक और फैक्टर है, इन्होंने ये कहा कि कोई और पावर है जो डिसाइड करती है, जिसकी बात करें हम। इसका मतलब आत्मा को होश रहता है कि नहीं रहता, ये हम नहीं कह सकते। जी जी, आत्मा को अपना होश रहता है ये नहीं कह सकते। पॉइंट इज साइलेंट। जी गुप्ता जी, आप तब तक अग्रवाल साहब दूसरा प्रश्न मेरा दूसरा सवाल है। गुप्ता जी कुछ कहना है इस विषय में? जी आप अग्रवाल साहब दूसरा इसमें सवाल है जी। मैं इस चीज को अगर जानना चाहता हूं कि आत्मा को मेरे शरीर छूटने के बाद मुझे अपने होने का आभास रहेगा या नहीं रहेगा, तो मुझे क्या आप कोई ऐसा व्यक्ति जानते हैं जो इस बारे में मुझे मदद कर सकता है, या कोई प्रैक्टिस क्या जो करनी चाहिए, कोई जिस चीज से मुझे इस बारे में समझ आ सकती है? क्योंकि ये इच्छा है, इस टाइम बहुत प्रबल इच्छा है कि जब तक ये शरीर है
तब तक इसका जवाब मिले, जान ले अभी, ये जान ले, बात नहीं करनी। हाँ, इसके लिए कोई रास्ता आपकी जानकारी में हो, कोई ऐसे शख्स हो जिनको इस चीज का अनुभव हो, जो मतलब इसका अनुभव हो, या ऐसी प्रैक्टिस हो साधना की ये, जिससे कि इस चीज को जान सके। क्योंकि इतना समझ में आ गया कि हम चेतना है, पर वो चेतना को शरीर चाहिए या नहीं चाहिए अपने चेतनता को जीवित रखने के लिए, ये सवाल है। चेतनता को अपने होने का भाव महसूस करने के लिए शरीर की जरूरत है या नहीं। मतलब जब शरीर छूट जाएगा तो मैं बिल्कुल, मेरे को कोई होश नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा, या मुझे रहेगा कि हाँ मैं हूं, मेरा शरीर नहीं है पर मैं फिर भी हूं। वो मेरे को पता कैसे चल पाएगा इसका? कोई अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इस चीज का जवाब या अपना अनुभव के बेसिस पे दे सके। जी, इस विषय में अग्रवाल साहब, एक जो हमारे यहाँ छोटी बच्ची है, उस दिन बहन जी ने उसको गले लगाया, शिल्पा जी। अब उसको कहती हैं वो कि कई बार मैंने अपने आप को ऐसा अनुभव किया कि मैं शरीर से परे और मैं अपने आप को देख रही हूँ, वेरी गुड, है ना। तो एक बार ऐसा करेंगे, चलो उनके विचार भी सुन लेंगे, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो शिल्पा जी को इनवाइट करेंगे, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लेंगे। ये चीज बताऊं क्या है जी, अब मैं आपको कहता हूँ जी कि मैंने अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखा है और मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। आपको वो कैसे कन्विंस होंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूं? चलो ठीक है, मैं ये मैं आपको ये क्वेश्चन है ना, अनआंसरेबल है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई आके, या तो भगवान आपने को अल्टीमेटली विराट रूप दिखाएंगे आप, नहीं ठीक है, आप कन्विंस कैसे हो? नहीं, मैं बताता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि मेरे को पिछले जन्म से और इसके बीच के गैप का मुझे होश है अपना मैं कहा था, तो वो आंसर कन्विंसेबल कह सकते हैं। मैं कहता हूँ ना मुझे है, आप मेरी बात मान लोगे? नहीं, ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ ना। वो तो आप बोलोगे इसका क्या प्रमाण है? वो बोलने वाले की इंटेंसिटी से देखा जाएगा ना, बोलने वाले की। इसके बारे में जैसे पहले मुर्गी ज्ञान पर जैसे कहते हैं, हाँ, आप क्या कहोगे? मैं देखूंगा कि जजमेंट लूंगा कि उसको कितना फेथ किया जाए। आपकी जजमेंट है ना। हाँ, पर एटलीस्ट मेरे को जानकारी, इच्छा की क्यूरियोसिटी है, तो लेट अस से इट मे बी वन स्टेप फर्दर। आई एम नॉट सेइंग कि 100% वो हेल्प करेगा। आप इट में हेल्प। आप कह रहे थे आप जितना ध्यान में समाधि में जाएंगे, आपको अपने प्रश्नों का, सही कह रही हूँ, वहां से उत्तर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगा उससे। मैं ध्यान का, समाधि का अपना अनुभव बताता हूँ। हाँ जी, मेरे साथ हुआ है समाधि में, ध्यान से समाधि में लगता है कुछ बार गया हूं। जब वो बिल्कुल ही शांत हो गया, सारे भाव शांत हो गए, विचार शांत हो गए, तो सिर्फ होश बचनी चाहिए थी। अब वो पता नहीं होश बची ना बची, पर सडनली आधा घंटा स्किप हो गया। और इस बीच में एक बार ऐसा हुआ कि बेटी आई है, उसने भी बोला पापा आप जाग रहे हो, सो रहे हो, तो मेरे को पता भी नहीं है। मतलब मेरी इंद्रियां उस टाइम बिल्कुल साइलेंट हो गई, जबकि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हुआ, सो नहीं रहा हूं। पर उस टाइम मुझे होश नहीं है, या तो होश नहीं चाहिए। कैसे पता कि उस समय आप सो नहीं रहे? क्योंकि मैं तो ये तो फिर होश वाली बात हो गई ना। थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। गर्दन हम जब नीचे गिरा देते हैं, वो तो सोने की अवस्था में भी है। तो अगर आप सो नहीं रहे, इसका मतलब होश है नहीं। तभी तो आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं सो नहीं रहा। बेटी से मैंने पूछा, मैं बिल्कुल ऐसे था या ऐसे था। ये तो बेटी की बात है ना। हम मैं सो रहे हो तो बेटी ही बताएगी कि आप सो रहे हो या आपकी गर्दन कैसे थी। इसका मतलब सो तो नहीं रहा, मतलब मुझे उस टाइम में वो टाइम, मुझे मेरी समझ लो उस टाइम का मुझे कोई ध्यान नहीं है। बाद में वो टाइम सीधा जंप कर गया। तो सोने के बाद भी ध्यान नहीं रहता? तो यही तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो सोना था, ये भी हो सकता है। पर अगर हो सकता है कि वो ध्यान वाली अवस्था थी, तो जिसके अंदर शरीर एक तरह से छूट गया, पर उस टाइम का भाव भी छूट गया, उस टाइम की होश भी छूट गई, कुछ पता नहीं, जैसे कमा वाली स्टेज। चलो एक आप कोई अगला प्रश्न करें। एक प्रश्न हमारा थोड़ा सा पेंडिंग है। दूसरा प्रश्न करें। दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा रास्ता या किसी से वो इन्होंने कहा कि हम बताएंगे। कोई तीसरा प्रश्न करें। समाधि वाला बोला, उसमें क्या मैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं करूंगा। तीसरा प्रश्न बोले। तीसरा प्रश्न, सेटिस्फेक्शन होगी ना, वो किसी से होती नहीं है। आत्मा कहने का विषय नहीं है, आत्मा एक जिज्ञासा का विषय है। बिल्कुल ठीक बात। आप अगर इतनी जिज्ञासा के प्रति रख रहे हो, जैसे वो कह रहा था, आदमी को डुबो दिया, वो छटपटाने लगा, उसने कहा आत्म साक्षात्कार ये है, उसके लिए छटपटा चाहिए। तो ये आत्मा हमारी जान रही है। अगर आप इस विषय में हो, दूसरे से सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम जानना चाहते हो वो अगर वहां तक पहुंचा हुआ है तब बता पाएगा। अगर नहीं पहुंचा हुआ तो शायद कोई ऐसा मिल जाए। हाँ, मिलेगा। शायद कोई ऐसा मिल जाए, यही उम्मीद है कि मैं। तो मेरी आप तीसरा प्रश्न करें। जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई आपकी जानकारी में ऐसा
हो तो मैं उससे ये हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो सुन रहे हैं, हाँ, उनके और आगे की आगे कृपा करें, हमारी ये अनुरोध है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अपने ग्रुप में इस संदेश को भेजें और भी वो आगे के आगे भेजें। अगर ऐसा कुछ संदेश आता है तो गुप्ता अग्रवाल साहब एक बार नंबर आप 2 बार रिपीट कर लें, प्लीज आप हमें उस शख्स के मिलने के लिए हमें जरूर संपर्क करें, ये आपसे अनुरोध प्रार्थना है। आप पहले अपना नंबर बता दें, फिर तीसरा प्रश्न। मैं पीके अग्रवाल, मेरे ये इच्छा है कि इस चीज का सवाल का जवाब जानने की कि क्या शरीर के बिना चेतना को अपने होने का भाव रहता है। अगर आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति या कोई भी रास्ता जो इस चीज में मदद कर सकता है तो प्लीज मुझे बताएं। मेरा फोन नंबर है 9650992651। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9650992651। अब तीसरा प्रश्न। अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि कहते हैं कि हम शून्य हैं, जहां पे जिसका कोई रूप नहीं है, सिर्फ चेतनता है, सिर्फ ब्रह्म है। हाँ, और बाकी सब एक तरह से इल्यूजन माना जाता है, आभास, होलोग्राफिक वर्ड है। पर ये होलोग्राफिक वर्ड इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका डिजाइन ऐसा है, मतलब अगर कोई हम ये कमरा भी बनाते हैं तो एक आर्किटेक्ट को दिमाग लगाना पड़ता है, उसके अंदर बिजली वाले को भी दिमाग लगाना पड़ता है। और कोई समझ लो बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर मतलब बहुत बड़ा होटल हो, जो 10,000 कमरे हो, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर हो, उसको डिजाइन करने के लिए कितने आर्किटेक्ट लगेंगे, कितने इंजीनियर लगेंगे। उससे भी 1000 लाख गुना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का बिल्डिंग हमारा शरीर है। इसकी डिजाइन जितना हम देखते हैं, एक सेल के अंदर कैसे अलग अलग मॉलिक्यूलर मशीन आके इसके अंदर फिट होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, जब काम होता है तो चले जाते हैं, फिर दूसरा आता है वो काम करता है। जैसे कि लाखों रोबोट मिलकर काम कर रहे हैं, उनको कोई मैनेजर चला रहा है, उनको गाइड कर रहा है। इसका डिजाइन बनाने वाला क्या, जो अगर शून्य ने ब्रह्म ने बनाया तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैसे बनाया? सबसे पहले तो ये सवाल है कि थोड़ा सा बता दें कि वो डीएनए और उसमें सेल कैसे था। थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, जो कि इस एक दिन मैं वीडियो पे दिखाऊंगा इसकी, और एक वीडियो नहीं है, हजारों वीडियो है, मैं जितने देख रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर में 500 करोड़ सेल है। हर सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है। डीएनए में हमारे पूरे के पूरे शरीर का, जैसे कहते हैं ना, पूरी बिल्डिंग अगर 10,000 कमरे का होटल होगा, उसकी जितनी भी ड्राइंग होंगी, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, वो सारी ड्राइंग्स को जोड़ दें तो वो ऐसे हमारे शरीर की पूरी ड्राइंग उसके अंदर है। वो ड्राइंग इतनी बड़ी है कि अगर उसको किताबों में लिखा जाए तो 5000 मोटी मोटी किताबें भर जाएंगी उसको लिखने में। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे शरीर के डिजाइन की, एक एक चीज का डिजाइन है। बाल कैसे होंगे, बाल कौन सी उम्र में जाके इनका क्या कलर होगा, हमारा क्या बॉडी का साइज किस किस टाइम क्या होगा, कि हम सोचेंगे कैसे चलेंगे, एक एक चीज का बारे में डिजाइन लिखा है। कौन कौन सा बॉडी का सेल मसल कितनी बड़ी बनेगी। उस डिजाइन के बाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है, जैसे कंप्यूटर का कोड होता है, बिल्कुल ऐसे ATLC ऐसे 4 कोड है, उनका पूरा सीक्वेंस है। उन सीक्वेंस को हम साइंटिस्ट आजकल पढ़ पा रहे हैं, उसके अंदर में पढ़ के पूरी किताब लिख पा रहे हैं। वो 5000 पेज लग जाते हैं। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस, एक जो सेल है वो हमारा आटे के छोटे से छोटे कण के अंदर 10,000 सेल होते हैं। उस सेल के 100वें पार्ट में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो मॉलिक्यूलर उसमें लिखी हुई है। अगर उस स्ट्रिंग को खोल दें तो इस टेबल के बराबर उसकी लंबाई बनती है। उस पूरे के पूरे को अब इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर समाया हुआ है। कैसे डिजाइन करके समाया हुआ है वो भी इतना अचंभे वाला है। उस धागे को पहले एक स्प्रिंग की तरह से लपेटा, स्प्रिंग लपेटने से वो 1 इंच का हो गया, पर वहां तो हमें बहुत छोटी जगह चाहिए। अब उस धागे को फिर से स्प्रिंग की तरह लपेटा, 30 बार लपेटा, 3 बार लपेटा ऐसे। अब वो जो छोटी सी गुठली सी बन गई, उसको न्यूक्लियस के अंदर डाला गया है। पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी का सेल हमेशा पढ़ता है। पढ़ने के लिए वो सारा का सारा स्प्रिंग खुलता है। खुलने के बाद जिस जगह की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस सेल के अंदर में एक और अरोड़ा बात है, जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हमारे शरीर में हजारों तरह के प्रोटीन है। हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। प्रोटीन के अंदर में 100 से लेकर 5000 तक मॉलिक्यूल्स का डिजाइन है। वो सारा का सारा डिजाइन इसके अंदर लिखा हुआ है। बॉडी में जिस प्रोटीन की कमी होती है वो डीएनए खुलता है, उसके वाले पोर्शन की एक कॉपी बनती है, कॉपी बनकर न्यूक्लियस से बाहर जाती है। बाहर वो प्रिंटिंग प्रेस की तरह से काम करता है। वो खांचा वही का भी रहता है, वो खांचा बन जाता है उसकी कॉपी लेके। उस खांचे से हमारे प्रोटीन बनते हैं,
और आप देखोगे वो ऐसे है जैसे कि हमारे रोबोटिक असेंबली लाइन काम कर रही है, वो जो प्रिंटिंग होती है। और वो जब प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन किससे बनते हैं? हमारे खाने के पार्टिकल्स हर सेल के अंदर जाते हैं। ये भी भगवान का कमाल देखो डिजाइन का, कि वो शरीर खून के अंदर से मिक्स होके बॉडी के हर सेल तक खून की नली जा रही है, उसमें ये फूड पार्टिकल दे रही है, उसमें से ये प्रोटीन बन रहा है। और प्रोटीन की जहां जिस बॉडी में जरूरत है वहां पे जाके प्रोटीन सेट हो जाता है। मतलब कोई भी दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग डिजाइन इतना काम नहीं कर सकता जितना एक सेल कर रहा है। फिर वो सेल को जब डुप्लीकेट होना है तो पूरा का पूरा ये जैसे जरा सा जख्म लग जाता है तो हमारे कई सेल इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सूख जाता है ना, कई सेल टूट जाते हैं। अब वो बॉडी को मालूम है यहाँ पे नए सेल बनाने हैं। अब वो जो सेल था, इंडिविजुअल सेल था, उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलती है कि मेरे को डबल होना है। वो अंदर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा का पूरा खुलता है, वो डबल न्यूक्लियस है, उसमें चेन जिप की तरह से खुलती है और दूसरी चेन दोनों की तरफ एक एक जिप ऐड होनी शुरू हो जाती है, तो एक के 2 डीएनए बन जाते हैं। और ये जब खुलता है डीएनए बनते हैं, फिर वो बंद होता रहता है। अब ये समझे 6 फुट, छोटे से पॉइंट से 6 फुट तक लंबा, इसके अंदर इतने ट्रिलियन कोड्स हैं। 1 घंटे के अंदर सारा का सारा पढ़ा जाता है और डुप्लीकेट हो जाता है 1 घंटे के अंदर। और जब वो पता चल जाता है कि अब ये 2 डीएनए बन गए हैं, तो इतने सारी रस्सियां डेवलप होती हैं टेम्परेरी, वो डीएनए को अपनी तरफ खींचती हैं, फिर सेल कांटेक्ट हो जाता है तो 1 के 2 सेल बन जाते हैं। इसकी वीडियो देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैसे ब्रह्म ने बना दिया, एक सेल की बात की आपने, ऐसे 500 करोड़ सेल, ऐसे 500 करोड़ सेल है और ये कंटिन्यूस हमारी बॉडी में काम हो रहा है। जी नहीं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स और हर मसल के अंदर, नाखून में, हर चीज में सेल है। वो किस सेल को किस जगह पे क्या काम करना है, वो जब वो शुरू में जब होता है बर्थ के टाइम में एक ही होता है, पर जैसे जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, एक सेल से शुरू होता है, तो जैसे जैसे सेल की पोजीशन आती है उसका कंस्टिट्यूशन चेंज होता चला जाता है। कई टाइप के सेल है और वो उस जगह पे जाकर फिट हो जाता है। आर्किटेक्चर डिजाइन की और क्या बात की, इससे ज्यादा आपने क्या जाना? कॉम्प्लेक्स डिजाइन, अगर ये सपोज उस शून्य का लिखी हुई एक कहानी है, जैसे कहता ना ये उसका एक सपना है, एक ड्रामा देखने के लिए किया, एक मतलब प्रोजेक्शन हो गया होलोग्राफी, तो कोई कहानी लिखता है, आप महाभारत की लिख सकता है, रामायण की लिख सकता है, ये तो उससे करोड़ों करोड़ों गुना कॉम्प्लिकेटेड कहानी उस ब्रह्म ने कैसे लिख दी, कैसे डिजाइन कर दिया, इतनी इंटेलिजेंस कहां से आई। पहले तो ये जो कि जिसके पास कोई इंजीनियर्स नहीं है, कोई वो नहीं है, वो शून्यता है जिसका कोई आकार नहीं है, पहले तो कैसे हो गई उससे ये डिजाइन। अगर इमेजिनेशन भी है तो इमेजिनेशन मतलब कि फिल्म है, फिल्म की स्क्रिप्ट सिंपल भी तो लिखी जा सकती थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे लिखी गई, क्यों और दूसरी बात क्यों लिखी गई, 2 सवाल है। कैसे लिखी गई, कैसे उस शून्यता ने, चेतना ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना दिया। ये तो हमने शरीर की बात की है, फिर हम अगर ब्रह्मांड की बात करें तो बहुत ही गजब की बात है। और अभी तो एटम मॉलिक्यूल के अंदर तो और ही कहानी है। मतलब मैं लाखवां हिस्सा ही बता पा रहा हूँ इतनी देर। एटम के बारे में क्या बताएंगे? एटम के अंदर में है ना, हमारा शरीर अल्टीमेटली जो बना है एटम से बना है। एटम कोई 70-75 टाइप के एटम है। हर एटम क्या है, एक राउंड बॉल समझ लीजिए। वो बॉल तो जो मैंने सेल जो बताया था, सेल से भी लाखवां हिस्सा है, छोटा एटम है। जो मैं एक सेल बताया था, हमारे अंदर 50 ट्रिलियन सेल है। एक सेल के अंदर समझ लीजिए अगेन मतलब 100 करोड़ एटम होंगे हर सेल के अंदर में। वो जो एटम इतना छोटा है, उसके अंदर में सारी बॉडी एटम से, हर चीज एटम से बनी है। दुनिया में जो भी चीज एटम से बनी है, सूरज, तारे, सब एटम से बने। उस एटम के अंदर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है फिर से, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इसके अंदर में एक्चुअली जो न्यूक्लियस है इतना छोटा है कि अगर ये समझ लो सेल को, हम एटम को पूरी अर्थ मान ले, तो शायद ये जो न्यूक्लियस है वो एक टेनिस बॉल के बराबर हो। अरे बाप रे। और बाकी सारी जगह खाली है एटम के अंदर। इसके अलावा हम जो शरीर देख रहे हैं, शरीर के अंदर सारी जगह खाली है। मतलब आप पूरी अर्थ के अंदर में सिर्फ एक टेनिस बॉल है, बाकी सॉलिड है, बाकी सारा खाली है। और बाकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो भी कोई ज्यादा नहीं, 10-15 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बाहर एनवायरमेंट, बाकी पूरी जगह खाली है। तो ये शरीर हमारा पूरा खाली है। इसके अंदर से कुछ पार्टिकल है जो टोटल आर पार भी हो जाते हैं। और अब साइंटिस्ट ने देखा है उस न्यूक्लियस के अंदर भी, जब और झांके देखा तो वो भी खाली नजर आ रहा है। उसके अंदर भी बहुत ही कम पार्ट है जो सॉलिड है। और अब तो साइंटिस्ट को लग रहा है कि शायद सॉलिड कुछ है ही नहीं, सबके सब ऊर्जा है, सबके सब कंपन है, सिर्फ वाइब्रेशन है। अब मतलब वहां का डिजाइन तो और कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन कैसे बना दिया? तो आप मतलब वो चेतनता ने, ब्रह्म ने, शून्य ने
शून्य ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैसे बना सकते जी हैं? एक मिनट और क्यों बनाया? जी फिर हमें बनाया, कहते हैं चेतना अपने आप में वापस आ जाए, इस भ्रम को जान जाए कि सारा का सारा भ्रम है, ये सब माया है, और अपने आप में समा जाए। जब सिर्फ समाने के लिए बनाना था तो फिर क्यों इतना जबरदस्त कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाया? जी, तो ये बहुत बात अच्छी बात कही। अब मैं गुप्ता जी की तरफ मुखातिब हो रहा हूं कि जो अभी अभी इन्होंने कहा, अग्रवाल साहब ने, और साइंस की कुछ बातें की, सेल की, डीएनए की इत्यादि, और एटम की, ये तो आप भी इंजीनियर हैं, क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? बस सिर्फ साइंस का जो पक्ष इन्होंने बताया, इससे आप सहमत हैं जो भी इन्होंने चर्चा की? साइंटिफिकली जो भी अग्रवाल साहब ने कहा है, ये आज की जितनी नॉलेज है सबसे एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जी धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस विषय में मैं आपसे कुछ छोटा सा अनुरोध कर रहा हूं, ताकि हमारी जो सोच है और सोच का जो मतलब जो दायरा है सोच का, वो और बड़ा हो जाए, और जिसको हम जानने के लिए बैठे हैं उसके बारे में थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ बात बन जाए सामने, कुछ एक झलक सी मिले। कुछ आप और हम जैसे कुछ लोग उसको नाम नहीं देते, कोई परमात्मा या प्रभु या कुछ ऐसे भगवान का नाम नहीं देते, कोई बात नहीं, नाम डजंट मैटर, ब्रह्म कह सकते हैं हम, ब्रह्म या जो मर्जी कहो। कई बार आपके मुंह से ये निकला कि इसको हम अनंत प्रज्ञा कह सकते हैं। पहली बात तो अनंत प्रज्ञा भी तो नाम नहीं आना चाहिए था, वो कहां से आ गया? और अगर प्रज्ञा नाम आया, अनंत आया, तो आपने उसको अनंत कैसे कह दिया? अनंत कहने का भी तो कोई आपके पास पैमाना होगा। एक सेकंड, आपने अंत वाला कुछ क्यों नहीं कह दिया? भी कोई प्रज्ञा है जिसका अंत हो सकता है, अनंत भी तो कैसे कह दिया? उसकी क्या मेजरिंग रॉड है? एक सेकंड में बताता हूं। आप कुछ एक सेकंड में उसमें कहता हूं कि प्रज्ञा इसलिए क्योंकि इस डिजाइन बनाने के लिए इंटेलिजेंस तो चाहिए। बिना इंटेलिजेंस की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि बन ही नहीं सकती, और क्योंकि वो इतनी ज्यादा है, माइंड बॉगलिंग है, एस्टॉनिशिंग है, तो इसलिए उसको अनंत कहा। जी, तो माइंड ब्लोइंग। अब इसमें थोड़ा सा और अब थोड़ा सा हम सोचें, इस धरती पे कितनी पॉपुलेशन है? एक व्यक्ति में अगर 500 करोड़ सेल, और सेल का आगे जो स्ट्रक्चर आपने बताया, तो कितनी पॉपुलेशन है? 700 करोड़। सभी में इतने कितने सारे सेल, और कहां से कैसे क्या हो गया? मतलब अगर एक इंसान को समझना हो, उसकी स्ट्रक्चर को समझना हो, वो तो हम समझ नहीं पा रहे, तो इतनी सारी पॉपुलेशन में इतना सारा सब कुछ कहां से कैसे बन गया? कहां क्या हमारा सोच जा पाएगी? पहली बात, प्रश्न। दूसरा, ये तो हमने मनुष्यों की बात की, इतने सारे जल के जीव, इतने सारे थल के जीव और उड़ने वाले जीव, उनमें भी वो चेतनता है, इंक्लूडिंग ये जो वनस्पति है, इतने सारे जीव, एक बीज में पेड़ समाया हुआ है, इतने सारे पेड़, इतना सारा सब कुछ, और फिर हम एक इस धरती की बात कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आज साइंटिस्ट और नासा वालों ने जाके जो खोज की, कैमरे लगाए, सैटेलाइट्स भेजे, तो उन्होंने कहा यार ये तो करोड़ों ब्रह्मांड है, बहुत सारे, और रोज की रोज रिसर्च और सर्च आती जा रही है, उसमें फिर और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं, उसको एक हमारी बुद्धि कैसे जान पाएगी? कभी इसको तो जरा सोचो। Finite to infinite. जी, Our knowledge is finite, and we want to know the infinite. जानकारी की बाद में नीति लिख दिया जी, नीति है ना, क्योंकि आप जितना भी इसको एक उलझी हुई गांठ है, जैसे कोई बताने वाला भी मिले, तब भी आपको अपने भीतर जाना अपना तो जाना ही है। और नानक की बानी है, जो पिंडे सो ब्रह्मिंडे, ये शरीर सारे संसार का नमूना है। आप ऐसे हो जाते तो पूरे भारत ये पूरे ब्रह्मांड हमें इतनी, जैसे आपने देखा, आपको एक टच हो रही है अंदर चीज, तो हमें लिखते हैं भी इतने उसको जानने की क्या जरूरत है? पूरे संसार का नमूना हमारे सामने है, हम ही। अगर तुम जानना चाहते हो कुछ, तो सिर्फ यही जानना कि मैं हूँ कौन। वही तो जानना है कि हम चेतनता क्या है। हाँ, वो चेतनता ही सिर्फ चेतनता है, उसको कह सकते हो, और पूरा विश्व उसमें से। मेरे ख्याल से अग्रवाल साहब ने ये कैसे डिजाइन कर दिया? अग्रवाल साहब, मेरे ख्याल से जो आपका प्रश्न है ना, उसको और थोड़ा सा पीछे ले आए, और पहले जैसे बहन ने कहा, और आपने भी शायद बुक लिखी, हु एम आई, आपने लिखी? गुप्ता जी ने लिखी हु एम आई। तो इस विषय में बहन जी का जो ये तजर्बा है, मैं कह सकता हूँ अनुभव है, 60 साल हो गए इनको ऐसे प्रवचन और सब कुछ, तो हु एम आई, मैं कौन हूं, कम से कम इसके ऊपर 5 मिनट आप बोल दो कि हु एम आई, मैं कौन हूं, ये तो समझ में आए। जी बताएं।
मैं कौन हूँ, एक जिज्ञासा का विषय है। ऐसे समझ भी नहीं आएगा, मैं कहती हूँ आपको ऐसे नहीं ऐसे हो, कैसे, ये तो अंदर जब संसार के दुखों को भोग कर, मीडिया वालों ने पूछा भाई आप इस ब्रह्म ज्ञान की ओर कैसे आए, जैसे तो वो तो हमारे भारत की फिलॉसफी है, ऋषि मुनियों का ये देश रहा है, रिसर्च की है उन्होंने। आप जितना बता रहे हो, ये ऋषि भगवान की अगर गीता के अंदर देखो पूरा ब्रह्मांड उन्होंने मुंह में दिखाया। ये भी तो जीता जाता हमारे सामने उदाहरण है। वो क्या शक्ति थी, खाली कृष्ण भगवान का शक्ति थे सिर्फ, और सारे पाठ उन्होंने किए हैं। यहाँ घबराने की जरूरत भी नहीं है। अगर मेरे को पता लगा मैं कौन हूँ, मैं सिवाय एक परमात्मा सद अंश भी नहीं कह सकते आप उसको, अगर इसकी जिज्ञासा में आ गए, ये सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। और जो आप दुनिया भर की बातें सोच रही हो, कुछ कर रही हो, एक वो तो जैसे जैसे हमारे घर का जैसा वातावरण है वैसी हमारी इच्छाएं। जब ऋषि मुनि बन गए, महात्मा बुद्ध कि कैसे जग गए, कि उनके अंदर की जिज्ञासा थी। उन्होंने आत्मा का सिर्फ अहिंसा सत्य, जैसे एक नॉलेज है पवित्रता की, जितना अपने को प्योरिटी से साफ करते, प्योरिटी आती जाएगी हमारे अंदर। ये आत्मा ही आपको सब कुछ जो चाहते हो उसके अंदर निकला तो सब कुछ इसी से है। आपको अपने ही समाधान होगा। समाधान बस यही पे है। कृष्ण ने लास्ट में कहा, एक को हम बहु श्याम। मैं अकेला खड़ा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा सारे शाम हो जा। ये सारी आत्माएं हैं और पूर्ण शक्ति से भरी हुई हैं। क्या किसी का विश्लेषण करेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। एक से बहुत शाम हो जाए, मतलब उन्होंने जैसे बोलते हैं खेल खेल में संसार की रचना। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन जिसके लिए लाखों इंसान इंजीनियर के दिमाग भी कम पड़ जाए, इतना मतलब कोई अगर किसको बोले ना कि ह्यूमन राइट का प्रोजेक्ट बनाओ, तो प्रोजेक्ट बनाना तो बाद में, पहले समझने में ही उनको कई साल लग जाएंगे। तो लाखों इंजीनियर को मिलके तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन जस्ट खेल खेल में कैसे बना दिया जी, ये सवाल है। इसीलिए जी आप बहन जी पहले बोलेंगे। बट आत्मा जैसे कह रहे हो, इतनी पावर उसके अंदर है। बीज पेड़ का जैसे कह रहे हो, अब लाखों बीज उसमें तैयार हो गए हैं। जितने फल निकले, लाखों बीज उसमें से निकल है। ये क्या कम करम आता है? बहुत बीज एक डाला आपने, पूरा पेड़ जब बना है तो इतना बीजों से भर गया। ये क्या किसकी पैदाश है? पावर तो एक समझ में आती है, पर इतना इंटेलिजेंस जो बनाने की जो है ना कारीगरी, वो जिसके अंदर इतनी माइन्यूट डिटेल है, हर चीज का पर्पज है। कैसे वो छोटे छोटे रोबोट डिजाइन हुए और अपनी जगह काम कर रहे हैं, उतनी दिमाग किसने लगाया? मतलब क्या जस्ट खेल खेल में इतना दिमाग लग सकता है? इतनी डिटेल इंजीनियरिंग कैसे हो गई? ये चीज समझ में नहीं आती। क्यों चाहना करो, वही आपको मिलेगा। ये चाहना कि तुम एनीथिंग इतना आज की चर्चा पे किसने की होगी? आज की चर्चा पे आप कुछ भी बोले। एक मैं तो पहले अग्रवाल सबको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इन चीजों का पर्पस, उसमें जाने का कोई पर्पस नहीं है शायद, कि क्या पर्पस है। तो जो चीज अब आपको पता है, सपोज अगर मैं करूं यार ये टाइम मशीन किसी ने सोची है कि जो यहां से लेकर हमारे को फ्यूचर में पहुंचा देगी, वो पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, मैं सारे दिन इसका विश्लेषण कर सकता हूं। आप मेरे से ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब नहीं है किसी के पास, बाहर से मिल ही नहीं सकता आज की डेट में। तो ये क्वेश्चन इन दैट सेंस इज अ पर्पसलेस क्वेश्चन इन दैट सेंस। दूसरा जो फिलोसफिकली फिर भी अगर इसको हम देखें, व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाट इज सिंपल, ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है। तो अगर शायद 1000 साल पहले आप किसी को बुलाते और उसको यहां जगत में खड़ा कर दोगे तो उससे तो लगेगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये जो कंप्यूटर आपने बाइनरी 1 2 बना रखे हैं, इससे पता नहीं कैसे चल रहे हैं, सेलफोन कैसे इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और कैसे आपके यहां से सीधा दुनिया के दूसरे कोने में जा रही है। तो कॉम्प्लिकेशंस और सिंप्लिसिटी ये बहुत रिलेटिव टर्म्स है और ये शायद हमारी सीमित सोच है। नहीं, जो हमें लगता है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। ये लेट हिम से नहीं है, एक मिनट लेट हिम से। भीड़ भाड़ का टेंपल देखें, उसके अंदर जो डिजाइनिंग है, अब वो सोच के ये नहीं कह सकते कि वो सिंपली बन गया। मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पुट इनटू दैट। देखो, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सिंप्लिसिटी हम अपनी कैपेबिलिटी से जज कर रहे हैं।
आज की डेट में एक मच्छर जज करेगा, एक चींटी जज करेगी, एक हाथी जज करेगा, तो ये तो नॉन एग्जाम्पल्स है हमारे लिए। हम अपनी सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लिकेटेडनेस अपनी एबिलिटी से मापदंड लेके जज करते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स। तो जब सो इट इज वेरी मच फीजिबल एंड वेरी मच मतलब कि फॉर अ पर्सन जो ज्यादा इवॉल्व है, फॉर एनी बीइंग विच इज मोर इवॉल्व, दिस इज वेरी सिंपल फॉर दैट पर्सन। सो जो आज की तारीख में हमारे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और बहुत ज्यादा वो लग रहा है, इट इज क्वाइट फीजिबल के जो आदमी जो एक बीइंग कह लो से जो बहुत ज्यादा हमारे से डेवलप्ड हो और करोड़ों साल बाद शायद हमारी वो स्थिति हो जाए, हु नोस, आई डोंट नो, कि तो उसके लिए बड़ी खेल की बातें लगी हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक चाइल्ड्स प्ले। तो ये सब चीजें वन की कॉम्प्लिकेटेड और जो ये चीज है, इसका कोई रिलेटिव मापदंड नहीं है। आज की डेट में जो चीजें हैं हमें वो बहुत सो लगती हैं। अभी आप जैसे जैसे शायद और घुसे हम डिटेल में, साइंस और समझे, शायद और कॉम्प्लेक्सिटीज ही निकल के आए या और वो बड़ी सिंपली हो जाए। इन दी एंड मेरा अपना जो समझ है वो ये समझ कहती है कि जब हमारी साइंस एक अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगी एंड यू नो व्हेन वी विल डू एवरीथिंग, वी विल फाइंड दैट दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल डिजाइन, दैट देयर कैन नॉट बी मोर सिंपल थिंग देन दिस। तो दिस इज माई फीलिंग, दिस इज माई पर्सनल जजमेंट कि जब हमारे को साइंस सब कुछ खोल के हमारे सामने जो खुल सकता है साइंस के माध्यम से वो सब कुछ खुल जाएगा, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल डिजाइन। जो भी कुछ ब्रह्मांड का डिजाइन है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल डिजाइन। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बिल्कुल सिंपल है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग और दिस इज माई फीलिंग कि जब साइंस सब कुछ उधेड़ के रख देगी आपके सामने, अभी हमें लगता है कि साइंस ने कुछ एक हल्का सा कुरिदा है इतना, जब सब कुछ उधड़ जाएगा तब हमारे को बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इससे सिंपल कुछ। इसमें मैं गुप्ता जी आपकी कुछ बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि आपने कहा था कि जो आज साइंस जहां पहुंची है, आज से 1000 साल बाद रोज आविष्कार होते हैं, रोज खोज होती है आगे की आगे, इसका कोई अंत नहीं है। आज आपने साइंस को भी ऐसा जाना कि यार एक दिन तो ये पराकाष्ठा पे पहुंचेगी, हो सकता है ना पहुंचे, पॉसिबली हो सकता है ना पहुंचे, है ना। तो इस चीज का भी हमें थोड़ा सा वो गौर करना है। मेरा आपसे आपने कुछ कहना था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है कि जो भी चीज, लेट मी कंटिन्यू जी कि जो भी हम, अगर मैं एज एन इंजीनियर जितनी मेरी